आज हम पढ़ेंगे कृतिका का चैप्टर क्या है, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी, जैसे कि हमारे शरीर में रीढ़ का बहुत अधिक महत्व होता है। रीढ़ जानते हैं आप, पीछे हमारे शरीर को सीधा रखने के लिए जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ है, उसकी हड्डी का बहुत अधिक महत्व होता है, जिससे जो हमारे शरीर को आकार देती है। वैसे ही ये भी क्या है, व्यंग एकांकी है। व्यंग एकांकी कैसे है? एकांकी मतलब इसमें एक ही अंक को, एक ही दृश्य को दर्शाया गया है। जो एक से अधिक होते हैं नाटक में, तो एक से अधिक अंक होते हैं, लेकिन जो एकांकी होती है उसमें एक ही अंक होता है, एक ही भाग होता है जिसे दर्शाया जाता है। अब ये जो रीढ़ की हड्डी पार्ट है, इसमें समाज में की जो मानसिकता है, संकीर्ण मानसिकता है, उसे दर्शाया गया है। भारतीय समाज में लड़कियों की उपेक्षा किस प्रकार की जाती है, वह व्यंग भी इसका एकांकी में किया गया है। अब हम देखें कि एकांकी में जो एकांकी है उसका एक अंक है। मान लो नाटक का अगर हम कोई भाग प्रस्तुत करते हैं तो उसमें अनेक पात्रों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ भी क्या है कि इस एकांकी के अलग अलग पात्र हैं। पहला पात्र है उमा। उमा क्या है? बीए पास चरित्रशील लड़की है, चेहरा सुंदर है, आंखों पर चश्मा है। राम स्वरूप उमा के पिता है, मध्यम वर्गीय पिता है, पर आज व्यक्ति है। और गोपाल प्रसाद शंकर के पिता है, पेशे से वकील है। शंकर उमा को देखने आया हुआ लड़का है। रतन राम स्वरूप का नौकर है। प्रेमा उमा की माँ है। अब अगर हम देखें कि जो रीढ़ की हड्डी है वह जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है। जगदीश चंद्र माथुर का हिंदी साहित्य में प्रमुख योगदान है। उन्होंने नाटक, उपन्यास, निबंध, एकांकी, व्यंग रचनाएं आप साहित्य में उतारी है। इनका जो जन्म है, इनका जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 1917 में खुर्जा उत्तर प्रदेश में हुआ था। शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की। शुरू से ही इन्हें नाटक, निबंध इनमें इनकी लिखने की रुचि रही है। और इन्होंने क्या किया कि उच्च शिक्षा ग्रहण करके ICS बने। ICS होता है इंडियन सिविल सर्विस। ये था इनका कवि परिचय। इनके बहुत सारे निबंध, नाटक हैं जो उनके में क्या किया गया है, दिखाया गया है। इनका निधन है 1978 में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कोणार्क, कुंवर सिंह, शारदिया, पहला राजा, दशरथ नंदन। इन 5 नाटकों की तथा भोर का तारा, रीढ़ की हड्डी और मेरे सपने 3 एकांकी संग्रह की इन्होंने क्या की थी, रचना की थी। इनके नाटकों में विविधता है। विविधता मतलब विभिन्न प्रकार के नाटक हैं। कहीं ऐतिहासिक नाटकों के साथ साथ उन्होंने सामाजिक समस्याओं से जुड़े हुए और व्यंग्यात्मक एकांकी नाटक भी लिखे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एक नाटक लिख रहे हैं उसमें विभिन्न चीजों को इन्होंने दर्शाया। जैसे ऐतिहासिक नाटक के साथ साथ इन्होंने क्या इतिहास से संबंधित नाटक लिखे, लेकिन उसके साथ साथ ही इन्होंने क्या किया कि सामाजिक समस्याओं से जुड़े हुए नाटकों की रचना भी की है। इनका पहला एकांकी मेरी बांसुरी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित एवं म्योर हॉस्टल इलाहाबाद में अभिनीत हुआ था। मतलब उसे क्या किया जाता था, पात्रों के द्वारा चरितार्थ किया गया था, पात्रों के द्वारा मंच पर दर्शाया गया था। अब इतना हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे पाठ का सार पढ़ रहे हैं हम। सबसे पहले तो हमने एकांकी के प्रमुख पात्र पढ़े। भाई कोई भी रंगमंच पर अगर हम कोई अभिनय करते हैं, कोई एकांक नाटक लिखते हैं या उसे अभिनीत करते हैं, तो उस अलग अलग की भूमिका निभाने के लिए अलग अलग पात्रों की आवश्यकता होती है। तो इसके प्रमुख पात्र आपने देखे, उमा है, राम स्वरूप है, गोपाल प्रसाद है, शंकर है, रतन है, प्रेमा है। इस पाठ का थोड़ा सा वर्णन मैं आपको कर देती हूँ कि इस पाठ में जो उमा है वो एक BA पास चरित्रशील लड़की है। और इनके जो कैसे वर्ग के हैं, मध्यम वर्ग के हैं।
उमा के पिता चाहते हैं कि मेरी लड़की का विवाह एक उच्च कुल में हो जाए, अच्छे परिवार में हो जाए, जहाँ पैसे का अच्छा पैसा हो, मान सम्मान हो, इज्जत हो। उसके लिए वो क्या करते हैं, गोपाल प्रसाद के लड़के शंकर से अपनी बेटी का विवाह करवाना चाहते हैं। लेकिन जो गोपाल प्रसाद है वो पेशे से वकील है, लेकिन मानसिक रूप से संकीर्ण है। उनकी मानसिकता है कि जो घर में बहू आए वह ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए। उनका मानना है कि यदि पढ़ी लिखी बहू होगी तो वो तर्क वितर्क करेगी, समाज में क्या गलत क्या सही, उसके साथ भी अगर गलत सही हो रहा है तो उसका वो विरोध करेगी। इसलिए उन्हें मैट्रिक पास 10वीं पास लड़की चाहिए, घर के कार्यों में कुशल गृहिणी हो और ज़्यादा पारिवारिक या परिवार से संबंधित या पुरुषों के बीच में बोलने का उसे अधिकार न हो। दूसरा उन्होंने दर्शाया गया है शंकर। शंकर कौन है, गोपाल प्रसाद का बेटा है, चरित्रहीन लड़का है, पढ़ाई में भी वह कई बार एक बार फेल हो चुका है, 1-2 बार फेल हो चुका है। हॉस्टल में लड़कियों का पीछा करते हुए वह वहां पर उपस्थित जो स्टाफ था उससे पिटा भी था। ये इसके बाद जो रतन है वह राम स्वरूप का नौकर है, वह अपने मालिक के प्रति वफादार है। इधर जो प्रेमा है वह उमा की माँ है। तो जो उमा है लड़की का जब रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप अपने लड़के के साथ आते हैं तो वो सारी मतलब हर चीज में मीन में निकालते हैं, हर चीज ऐसे नाप तोलते हैं, ऐसे कर रहे हैं जैसे कि मेज कुर्सी को बेचा जा रहा हो, भेड़ बकरी को बेचा जा रहा हो। वो हर बात पे मतलब उन्हें सितार वादन में भी, पेंटिंग में भी, सिलाई में भी, पढ़ाई में भी, गृह कार्य में भी, पाक जो कला है उसमें भी कैसी लड़की चाहिए, दक्ष चाहिए। वो हर बात पे तर्क वितर्क करते रहते हैं। राम स्वरूप अपनी सफाई देने के लिए उनकी हाँ में हाँ मिलाता रहता है अब ताकि उस लड़की का क्या हो जाए, रिश्ता गोपाल प्रसाद के लड़के से हो जाए। आखिरकार में उमा चुप रहती है और रिश्ते की बातें चलती रहती। लेकिन जब उमा से पूछा जाता है तो वह जवाब देती है कि बापूजी मैं क्या बताऊं, जब कुर्सी में इस भेड़ बकरी को बेचा जाता है तो उससे पूछा नहीं जाता। वैसी स्थिति किसके साथ हो रही है, उमा के साथ। लेकिन जैसे ही उमा अपना चेहरा ऊपर करती है शंकर का वास्तविक रूप उसके सामने आ जाता है, वह पहचान जाता है क्योंकि हॉस्टल में पिटते समय उमा ने उसे देखा था। तो ये सारी क्या है, पाठ का सार है। तो हम इस पाठ को पढ़ते हुए सबसे पहले टॉपिक पर चलते हैं। पहला टॉपिक इसका क्या है, इसमें बताया गया राम स्वरूप द्वारा स्वागत की तैयारी। राम स्वरूप द्वारा क्या होता है, स्वागत की तैयारी। किसके स्वागत की तैयारी कर रहे हैं राम स्वरूप, लड़के के आने की। शंकर और उसका जो पिता है वह लड़की देखने के लिए आते हैं, राम स्वरूप के घर आते हैं। राम स्वरूप नौकर के साथ मिलकर स्वागत करने में जुटा हुआ है। एक कमरा है उसे सजाया जा रहा है जहाँ पर गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर वहाँ आकर बैठेंगे। ये हम जब एकांकी को पढ़ते हैं तब शुरू में ही क्या बताया जा रहा है कि जैसे हमारे घर में भी कोई मेहमान आता है तो हम सब क्या करते हैं, साज सज्जा में लग जाते हैं। उसी प्रकार राम स्वरूप गोपाल प्रसाद और शंकर जब उमा को देखने आते हैं तो जो राम स्वरूप है वह अपनी पत्नी और नौकर के साथ क्या करता है, कमरे की साज सज्जा के लिए घर की सजावट में लग जाता है। उनके स्वागत में क्या क्या तैयारियां होनी चाहिए, मिठाई है भाई, नमकीन है, पान है, जो भी है उसको तैयारी करने में लग जाते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं कि वो कहीं दरी बिछाते हैं, कहीं तख्त ठीक करते हैं, और अगर ऐसा करते समय नौकर से कुछ गलती हो जाती है तो वह उसे डांट भी देते हैं।
लेकिन आखिर में उन्हें पता चलता है कि मक्खन नहीं है घर में, तो जो रतन है वह मक्खन लाने के लिए चला जाता है। यहाँ तक ही नौकर जो रतन है उसका इसमें क्या है, पार्ट है। अगला है उमा को लेकर चिंता। दूसरा जो है वो है उमा को लेकर चिंता। पहले हम पढ़ चुके हैं कि जो उमा है वो एक बीए पास चरित्रशील लड़की है, सुंदर चेहरा है और पढ़ाई के कारण उसकी आंखों पर चश्मा लग गया है। अब वह जो लड़की है, रामस्वरूप चाहते हैं कि जो अब उनकी बेटी उमा है वो थोड़ा मेकअप करके, थोड़ा सा सज संवर कर गोपाल प्रसाद और उनके बेटे शंकर के सामने उपस्थित हो। लेकिन उमा इन सब चौचलों में पड़ने वाली नहीं है, उन्हें ये सब दिखावे की प्रवृत्ति अच्छी नहीं लग रही है और इस कारण वह मुंह फुलाए अपने कमरे में गुस्से से अपने कमरे में बैठी रहती है। रामस्वरूप को चिंता है कि अगर थोड़ा सा मेकअप वर्क करके वो प्रस्तुत हो तो ज़्यादा अच्छा है। कहीं उन्हें लग रहा है कि उमा अपना मुंह न खोल दे कि मैं इस लड़के से, जो दकियानुसी परंपरागत विचारों वाला जो लड़का है शंकर, उसे वैसा शादी नहीं करना चाह रही है। अगला है गोपाल प्रसाद और शंकर का आगमन। ये दोनों क्या करने के लिए आए हैं, लड़की देखने के लिए आए हैं। किसको, उमा के लिए। नौकर जल्दी से हारमोनियम ठीक कर रख कर मक्खन लेने चला जाता है। गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर के साथ घर में उपस्थित होते हैं, साथ आते हैं। रामस्वरूप बड़ी विनम्रता से उनका स्वागत करता है और उन्हें बिठाता है। लेकिन जो गोपाल प्रसाद का बेटा है शंकर, उसकी कमर रीढ़ थोड़ी झुकी हुई है। कुशल से पूछने के बाद, मतलब और जो रामस्वरूप है वह शंकर की पढ़ाई के बारे में पूछते हैं। फिर इधर उधर की काफ़ी बातें होती हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि लड़कियों को अधिक पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, लड़कियां घर चलाने एवं काम करने के लिए होती हैं, उनका अधिक पढ़ना लिखना अच्छा नहीं होता। और रामस्वरूप गोपाल प्रसाद की बातों का समर्थन करते हैं और शंकर भी खिसियानी हंसी ही करके हंसता है। ये वाला जो वर्णन है वो इस प्रसंग में किया गया। अगला है उमा का कमरे में आगमन। अब लड़की देखने आए हैं तो लड़की को बुलाया जाता है, तो उमा आती है। उमा का कमरे में आगमन। उमा है वह कमरे में आती है। उमा तस्तरी में पान रखकर आती है, उसके कपड़े सादे हैं और आंखों पर चश्मा है। गोपाल प्रसाद उमा की चाल और चेहरा देखते हैं, उन्हें चाल में कोई कमी नज़र नहीं आती, लेकिन जब गोल्डन फ्रेम का चश्मा जब उमा की आंखों पर देखते हैं तो वो एक तरह से उनकी शिक्षा पर, उसे उसकी शिक्षा पर संदेह होता है। उन्हें लगता है कि कहीं यह ज़्यादा शिक्षा तो इसने ग्रहण नहीं की है कि कहीं बीए पास हो। तो वह दोबारा उमा की शिक्षा के बारे में जानना चाहते हैं। रामस्वरूप बहाना बनाते हैं कि पिछले महीने उनकी आंख दुखनी आ गई थी, जिसके कारण उसे आंखों में चश्मा लगाना पड़ रहा है। मतलब वो सफाई देते हैं कि ये जो चश्मा है उमा की आंखों पर, यह है पढ़ाई की वजह से नहीं, बल्कि उसकी आंखें जो दुखनी आ गई थी उनको, उसके लिए उसे चश्मा लगाना पड़ रहा है। अगला है गोपाल प्रसाद की जिज्ञासा। जिज्ञासा जानते हैं क्या होता है? जिज्ञासा होता है जानने की इच्छा। अब गोपाल प्रसाद क्या जानना चाहते हैं? गोपाल प्रसाद जानना चाहते हैं कि जो उमा है वह गृह कार्यों में मतलब दक्ष है या नहीं है। उसे पेंटिंग आती है, सिलाई आती है, हारमोनियम बजाना आता है, पाक कला आती है। मतलब वह पूर्ण रूप से जो उमा है उसे
गृह कार्य में दक्ष बनाना चाहते हैं, या वह चाहते हैं कि जो उनकी बहू बने वह हर कार्य में क्या हो, प्रवीण हो, दक्ष हो, निपुण हो। तो वो क्या करते हैं, गोपाल प्रसाद उमा से पूछते हैं कि क्या उसे पेंटिंग आती है। रामस्वरूप कहते हैं कि कमरे में जो टंगी हुई तस्वीरें हैं वो किसके द्वारा बनाई गई हैं, उमा के द्वारा ही बनाई गई। उसके बाद आते हैं, फिर वो सिलाई के बारे में पूछताछ करते हैं। तो वो कहते हैं कि सारी सिलाई का जिम्मा तो पूरा घर का इसी के कंधों पर है, यानी सारे घर की सिलाई तो उमा ही करती है। फिर कुछ इनाम पुरस्कार जीतने के बारे में जिज्ञासा होती है, लेकिन उमा क्या करती है, किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती है। केवल रामस्वरूप सफाई देते हैं, और वह विचार कि रामस्वरूप सफाई देते हैं कि वह आप लोगों से शर्मा रही है, इसलिए कोई भी जवाब नहीं दे रही। अगला है उमा का कठोर जवाब। उमा किसको कठोर जवाब दे रही है, गोपाल प्रसाद और शंकर को। कि गोपाल प्रसाद जब हर चीज के बारे में उमा के बारे में जानना चाहते हैं, तब उमा गोपाल प्रसाद का जो प्रश्न है, जो हर प्रश्न वो कर रहे हैं, उसका रुखे स्वर में उत्तर देती है कि जरा गोपाल प्रसाद कहते हैं कि बार बार में जो राम स्वरूप है वो सफाई देते हुए उमा के बारे में कहते हैं कि इसको पेंटिंग भी आती है, इसको सिलाई भी आती है, इसे खाना बनाना भी आता है। तो उसी का जवाब देते हुए जो गोपाल प्रसाद है वो कहते हैं कि जरा इसे भी मुंह खोलना चाहिए, किसको, उमा को। जब उमा दृढ़ स्वर में कहती है कि जब मेज कुर्सी बिकती है तो खरीदार उन्हें देख लेता है, वह मेज कुर्सी से कोई प्रश्न नहीं करता, पसंद आई तो अच्छा, वरना क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ये माँ से मेरे खरीदार बनकर आए हैं, कौन, गोपाल प्रसाद और शंकर। जरा इनसे पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता, क्या वो बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई पकड़कर ले जाता है। उमा की बातें सुनकर गोपाल प्रसाद को उसकी शिक्षा पर संदेह होता है। उसे लगता है कि भाई 10वीं पास लड़की तो इस तरह के तर्क वितर्क नहीं कर सकती, कम पढ़ी लिखी लड़की थी। वे पुनः राम स्वरूप से पूछते हैं तो उमा तुरंत जवाब देती कि हाँ, मैंने BA पास किया है, कोई चोरी नहीं की। वह शंकर के बारे में कहती है कि पिछली फरवरी में लड़कियों के हॉस्टल में के आसपास घूमता हुआ पकड़ा गया था, और उस समय उसने नौकरानी के पैर भी पकड़े थे। कि मैं इसकी तरह कायर नहीं हूँ, मुझे अपनी इज्जत और मान का ख्याल है। ये कौन देती है जवाब, कौन, उमा। ये रूखा जवाब किसको देती है, गोपाल प्रसाद को। रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, ये लास्ट है। रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, मतलब तुम्हारा कोई अस्तित्व है या नहीं, रीढ़ की हड्डी है या नहीं। गोपाल प्रसाद क्रोधित होकर राम स्वरूप से कहते हैं, यह सरासर धोखा है, तुम्हारी लड़की BA पास है और तुमने बताया नहीं, उसकी शिक्षा को छुपाया, तो मुझे बताया मैट्रिक पास, झूठ का तो कुछ ठिकाना ही नहीं है। वे अपने लड़के के साथ जाने लगते हैं तो उमा उन पर आखिरी चोट करती है, जाइए घर जाकर पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे को रीढ़ की हड्डी है या नहीं। मतलब तुम्हारे जो लड़का है उसका अपना कोई समाज में अस्तित्व नहीं है, वह चरित्रहीन भी है, और लड़की शिक्षा में भी वह पूर्ण रूप से क्या नहीं है, बुद्धिमान नहीं है। तो जो गोपाल प्रसाद है वो अपमानित होकर चले जाते हैं। राम स्वरूप धन से सोफे पर बैठ जाते हैं, और प्रेमा आकर कहती है कि उमा रो रही है, और यहीं पर जो कथानक है, पूरी कथा है, वह समाप्त हो जाती है। क्यों हो जाती है, अब आपने देखा इन सारी ये जो पॉइंट है, इन पॉइंटों के आधार पर हमने पाठ को पढ़ा है, क्योंकि इसमें हमें इस एकांकी को अभिनीत करने के लिए अनेक पात्रों की आवश्यकता होती है। अब हमने काल्पनिक पात्र मान लीजिए आप लोग सब पढ़ेंगे, तो अलग अलग पात्रों के, इन सभी पात्रों के बारे में आप इस एकांकी में पढ़ेंगे। एकांकी का निचोड़ यही निकला कि जो समाज में शिक्षा को लेकर, लड़की को लेकर जो संकीर्ण मानसिकता है, उस पर व्यंग किया गया है कि लड़की, पढ़ी लिखी लड़की का समाज में, और समाज में लड़कियों की जो उपेक्षा की जा रही है, उस पर भी यहाँ पर व्यंग किया गया है। ये था एकांकी का सार। अब इस एकांकी पर आधारित
वर्ड मीनिंग जो शब्द है, कठिन शब्द, उनको करेंगे हम। इस पर आधारित जो प्रश्न है उन प्रश्नोत्तरों को करेंगे। तो एकांकी को ध्यान से पढ़ना है, इस पर आधारित सभी प्रश्नोत्तरों को हल करना है। अब हम चलते हैं प्रश्नोत्तरों की तरफ। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर कहते थे हमारा जमाना था, कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान से करते हैं। हमारा जमाना था, एक हमारा जमाना था, बार बार में ये कहते रहते हैं हमारा जमाना था। इसकी तुलना करते रहते हैं किससे? वर्तमान से। किससे तुलना करते हैं? वर्तमान से। तो लेखक का मानना है कि जगदीश चंद्र माथुर का मानना है कि ये जो तुलना बार बार की जा रही है, क्या ये सही है? भाई बार बार ये कह रहे हैं कि एक हमारा जमाना था, एक वर्तमान समय, तो ये इन दोनों की तुलना कर रहे हैं। तो लेखक मानते हैं कि ये जो तुलना करना कहाँ तक तर्क संगत है, मतलब ये कहाँ तक सही है। तो कवि लेखक कहते हैं कि जो गोपाल प्रसाद और रामस्वरूप बात बात पर ये कहते हैं कि एक हमारा जमाना था, एक हमारा जमाना था, यह बार बार तुलना करना तर्क संगत नहीं है, यह बात सही नहीं है। क्योंकि वर्तमान के साथ साथ, समय के साथ साथ हर चीज बदलती है। आचार व्यवहार, आचार विचार भी बदलते हैं, रहन सहन के तौर तरीके भी बदलते हैं। मनुष्य जिस समय में रहता है उसे वही अपना जमाना अच्छा लगता है। बुजुर्ग व्यक्तियों को आपने देखा होगा कि वो अतीत को अधिक याद करते हैं, अतीत को याद करते हैं और आदर्श और सामाजिक स्थितियों के बारे में बात करते हैं। तो लेखक का मानना है कि बात बात पर वर्तमान की और अतीत की तुलना करना तर्क संगत नहीं है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, रामस्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उसकी किस व्यवस्था को, मतलब उसने क्या किया कि अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलाई। तो यहाँ तो वो क्या है, लड़की की उच्च शिक्षा का समर्थन कर रहा है, और दूसरी तरफ उसने क्या किया कि विवाह के समय अपनी बेटी की जो उच्च शिक्षा है उसे क्या कर देता है, छुपा देता है। तो ये जो उनका करना उसके किस व्यवस्था को दर्शाता है, मतलब वह कैसा विवश है इस चीज को लेकर कि उसे लाचार बना रही है। कौन सी चीज उसे लाचार बना रही है कि वह उच्च शिक्षा दिला रहा है एक तरफ तो, और दूसरी तरफ वो क्या कर रहा है कि विवाह के समय उसकी ये जो शिक्षा है उसे क्या कर रहा है, छुपा रहा है। तो वह उसकी किस व्यवस्था को उजागर कर रहा है, वह एक पिता की व्यवस्था को। क्योंकि जो रामस्वरूप है वह स्त्री शिक्षा और प्रगतिशील विचारों वाला व्यक्ति है कि वह स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना चाहता है और प्रगति। वह अपनी बेटी उमा है उसे क्या करवाना चाहता है, अच्छी शिक्षा दिलवाना चाहता है और उसे पवित्र कर्तव्य, मतलब अच्छी शिक्षा दिलाना वह अपना कर्तव्य समझता है कि मैं अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाऊं, और इसी कारण वह उसे क्या करता है, बीए पास करवाता है। भाई उसका मानना है कि ये मेरा कर्तव्य है, मैं अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाऊं, और इसी कारण वो क्या करता है, उसे बीए तक पढ़ाता है। लेकिन दूसरी तरफ जब उमा की विवाह के लिए वह वर की तलाश करता है, तो जो गोपाल प्रसाद का लड़का है शंकर उसे पसंद आता है, क्योंकि वो थोड़े उच्च वर्ग के लोग हैं। इसलिए वह गोपाल प्रसाद चाहता है कि जो घर में बहू आए वह अधिक शिक्षा ग्रहण की हुई नहीं होनी चाहिए, अधिक पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए, और यहाँ आकर जो उमा की शिक्षा है वह उसके विवाह में बाधा बन जाती है। और इस बाधा बन जाती है तो वो क्या करता है कि मतलब जो रामस्वरूप है वह अपनी लड़की की जो शिक्षा है उसे छुपा देता है। वह कहता है कि वह ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। यह उसकी व्यक्त करता है कि प्रगतिशील विचारधारा वाला, मतलब इन दोनों में विरोधाभास हो गया कि एक तरफ तो अपनी लड़की को शिक्षा दे रहे हैं, उस शिक्षा ग्रहण करवा रहे हैं, दूसरी तरफ जब गोपाल प्रसाद कहता है कि हमें कोई मेम साहब तो रखनी नहीं है, घर का काम हो और थोड़ा कुछ पढ़ना लिखना आता हो तो ऐसी लड़की चाहिए, उस जगह पर उसकी बीए पास जो शिक्षा है उसे छुपा देता है। तो ये जो व्यवस्था है उसमें दोनों में विरोधाभास है, विरोध का आभास हो रहा है। तो ये जो विरोधाभास है, लेखक कहता है कि ये विरोधाभास कहाँ तक तर्क संगत है, मतलब कहाँ तक सही है कि एक तरफ तो क्या हो रहा है कि प्रगतिशील विचारों वाला व्यक्ति है और
उसको क्या करना पड़ता है कि जो रूढ़िग्रस्त व्यक्ति हैं, मतलब रूढ़िग्रस्त मतलब पुरानी प्राचीन परंपराओं को मानने वाले, संकीर्ण परंपराओं को मानने वाले व्यक्तियों के सामने वो क्या कर जाता है, झुक जाता है। तो झुक जाता है, तो इससे क्या झुक जाता है, इससे समाज में कन्या पक्ष की जो व्यवस्था है तथा नारी जाति की जो शोचनीय स्थिति है उसका यहाँ पर क्या किया जाता है, उस स्थिति का भी यहाँ पर पता चलता है कि कन्या जाति मतलब जिसकी लड़की होती है उसके पिता को हमेशा क्या करना पड़ता है, जो पुरुष वर्ग, लड़के का जो वर्ग है, लड़के वर्ग के सामने झुकना पड़ता है, और इससे जो नारी की जो शोचनीय स्थिति है उसका भी समाज में पता चलता है। नंबर 3 में बताया गया है कि अपनी लड़की का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप लड़की से, उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं है। मतलब वो क्या चाहते हैं, देखो जब शंकर और गोपाल प्रसाद लड़की को देखने के लिए आते हैं तो उससे पहले ही जो उमा के पिता हैं वह राम स्वरूप, वह लड़की को वो चाहते हैं कि जो उमा है वह सज धज कर क्या करे कि उनके सामने आए, अपने गुणों का बखान बहुत अच्छी तरीके से करे, अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में, बस शिक्षा को छुपाना है कि उसके जो गुण है, पेंटिंग का गुण है, हारमोनियम सितार वादन का जो गुण है, पाक कला का जो गुण है, सिलाई बुनाई का जो गुण है, वह सारे गुणों को वह अपने मुंह से उनका बखान करे, उनके सामने अच्छे से तरीके से पेश आए, ताकि गोपाल प्रसाद और शंकर को जो उमा है वह जल्द अच्छे से पसंद आ जाए। लेकिन उमा है वह इसके विपरीत है। तो इस तरह का जो व्यवहार है वह कहाँ तक उचित है, यह व्यवहार बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि एक सभ्य समाज में स्त्री और पुरुष में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए कि लड़की अपने आप को कोई कुर्सी मेज थोड़ी है कि उसे सजा दिया और उसकी सजावट को देखकर जो खरीदार है वह उसे पसंद कर ले, उसके गुणों को का बखान करने की उसे आवश्यकता नहीं है। उसको शिक्षा छुपाने का, उसकी शिक्षा को छुपाना या उसकी शिक्षा ग्रहण नहीं करने देना यह अधिकार पुरुष वर्ग को नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये जो उनका विचार है यह तर्कसंगत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद जो बाकी के प्रश्न हैं वो हम बाद में करें।